फ्रेंड्स, केडी द मेट्यूअर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के ऊपर है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है वो एक फॉर्मूले पे आ रही है कि जो गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है वो है आपका यहाँ पर 5+3+3+4 कि ये फॉर्मूला क्या है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 34 इयर्स के बाद रिवाइव हो रही है। तो यानी अपन ने जो अब तक जितनी भी एजुकेशन ली है वो सब 10+2 के अकॉर्डिंग ली है। और यहाँ पर एक नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है जिसके ऊपर बेस्ड फॉर्मूला है 5+3+3+4। तो सबसे ज्यादा लोगों को इसी में जो है कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम क्या है आपका कि 10+2 आपके यहाँ पर हो रहे हैं ये 12 स्टूडेंट्स को। इसमें सीधा ही आइडिया रहता है कि भाई 10 तो आपका 10th क्लास हो गया और 2 का मतलब 11 12th हो गई। तो फर्स्ट से लेकर 12th तक आपका टोटल सिलेबस कितना हो गया, ये 12 साल का हो गया। लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ पर आ रही है इसको लेकर, क्योंकि यहाँ अगर अपन इसका टोटल करें तो आप देख सकते हैं ये हो रहा है आपका 8 और 11 और ये 15। तो क्योंकि यहाँ 15 हो रहा है और यहाँ 12 हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यही कंफ्यूजन का बेस है। तो मैं इसको जो है अनबॉक्स करूंगा, तो देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर ये 5+3+3+4 का क्या मतलब है, तो देखते हैं इसको अपन। ये जो 5 है इसका मतलब यहाँ पर है फाउंडेशनल। गवर्नमेंट ने इसको रखा है फाउंडेशनल में। फाउंडेशनल को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पहले रहेगा आपका यहाँ पर 3 ईयर और फिर एक रहेगा 2 ईयर। इस 3 ईयर में आपकी कौन कौन सी क्लासेज आ जाएंगी, जैसे प्री एनसी, नर्सरी, इस टाइप की जो क्लासेज होती हैं। यहाँ पर 2 में क्या है, बच्चा जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास को कवर करेगा। क्लियर। तो यहाँ आपने देखा ये है प्री फाउंडेशनल और ये है पोस्ट फाउंडेशनल। तो प्री फाउंडेशनल आपका 3 ईयर का है, इसमें आपकी प्री एनसी, एनसी ये सब कवर हो गई। और फिर आपका है पोस्ट फाउंडेशनल, उसमें आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास आ गई। क्लियर। अगर हम एज की बात करें तो ये जो प्री फाउंडेशनल है इसकी एज रखी गई है 3 to 6। क्लियर। यानी जब बच्चा 3 साल का होगा तब आप उसको इसमें एंटर कराएंगे और 6 साल का जब हो जाएगा तो ये प्री फाउंडेशन से वो बाहर जाके पोस्ट फाउंडेशन में एंट्री करेगा। ठीक। और यहां पर जो एज ग्रुप है आपका वो है 7 and 8। क्लियर। यानी यहां पर 7 ईयर में एंट्री होगी और 8 ईयर में वो पोस्ट फाउंडेशन करके आगे चलेगा। ठीक। तो चलते हैं इसमें नेक्स्ट पर। तो फ्रेंड्स यहां पर अगला जो अपना पॉइंट है वो है नेक्स्ट 3 का। तो जैसा कि आप देख रहे हो फॉर्मूला क्या है 5+3+3+4। तो ये थी आपकी फर्स्ट स्टेप और अब आ गई सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में गवर्नमेंट कवर करेगी यहाँ पर प्रीपैरेटरी कोर्सेज। तो प्रीपैरेटरी में क्या होगा कि यहाँ पर आपकी क्लासेज कवर होंगी 3, 4 and 5। क्लियर। यानी 3rd, 4th and 5th क्लास कवर होगी। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ एज ग्रुप हो जाएगा 9 to 11। क्लियर। यानी यहाँ पर 9 ईयर का जो बच्चा है वो एंट्री करेगा और 11 ईयर का जो स्टूडेंट है वो यहाँ से नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा प्रीपैरेटरी में अपने को कौन कौन सी क्लास कवर करवाई जाएंगी, 3, 4 and 5। तो ये थी आपकी सेकंड स्टेज। जो थर्ड स्टेज है ये 3 की, इसमें क्या है कि इसका जो स्टेज है ये है मिडिल स्टेज। क्लियर। तो इस मिडिल स्टेज में क्या है, मिडिल स्टेज में कवर होंगी यहाँ पर 6, 7th and 8th। और इसका जो एज ग्रुप रखा गया है वो 12 to 14 का रखा गया है। ठीक है। यानी 12 ईयर का जो स्टूडेंट है वो आपका 6 में एंट्री करेगा और 14 ईयर पर ये पास आउट होके 8th क्लास कवर करेगा। क्लियर। तो एज ग्रुप क्या कह रहे हैं आपके 3 to 6 एज ग्रुप प्री फाउंडेशन और आपका 7 to 8 यानी ये आपका हो गया फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। 9 to 11 आपकी 3rd, 4th and 5th। और ये आपका 12 to 14 जो एज ग्रुप है ये भी 3 साल का हो गया, 12, 13 and 14। तो इसमें आप कवर करेंगे 6, 7 and 8। और 4th जो है ये आपका होगा सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पर 9, 10th and 11th, 12th
ये 4 साल का रखा गया है। और ये आपका 15 to 18 का एज ग्रुप है, 15, 16, 17 एंड 18। तो इसमें 4 ईयर का ये पूरा कोर्स है। तो इस तरह से ये थी आपकी 4th स्टेज। क्लियर? तो अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 5+3+3+4 चारों स्टेज बता दी हैं। तो अब आगे से जैसे कोई भी आपसे क्वेश्चन करे तो आसानी से आप उसको कंफ्यूजन का आंसर दे सकते हैं। तो इसके बारे में कई कमेंट्स आ रहे हैं, कई कंफ्यूजन है लोगों की। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आ रही है वो आ रही है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किया है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर उसकी थोड़ी अनबॉक्सिंग करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक और ग्रेजुएशन, फिर अपन देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे इसमें क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पर जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो क्या क्या है। सबसे फर्स्ट तो ये है आपका कि 12th क्लास के बाद, अब पहले क्या था कि जैसे आपने एक बार ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया तो फिर आप बीच में क्विट नहीं कर सकते हैं। अगर बीच में आप क्विट करेंगे तो वो डिग्री आपके किसी भी काम की नहीं है। जैसे अब तक मान लो कोई स्टूडेंट था, अगर वो बीएससी पार्ट 2 ही कर लेता है सिर्फ, और फिर वो ग्रेजुएशन को छोड़ देता है, तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनमें किसी में भी ये कंसीडर नहीं किया जाता कि बीएससी पार्ट 2 वाले के लिए कोई अलग से कोई वैकेंसी आती हो। भाई जितनी भी कोई वैकेंसी आएगी तो वो ये मांगेगी भाई बीएससी कंप्लीट ही होनी चाहिए या बीए कंप्लीट ही होनी चाहिए। लेकिन अब आपके लिए एडवांटेज पहला तो यही है कि बीच में भी आप कोर्स को छोड़ सकते हैं। अब इसमें कोर्स छोड़ने के क्या क्या पैटर्न रहेंगे वो देखते हैं। देखिए अब इसमें पहला पॉइंट तो यही है कि अगर मान लो किसी ने यहां पर 1 ईयर कोर्स किया है, जैसे मान लो उसने बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन ले लिया या बीए पार्ट 1 में एडमिशन ले लिया या और किसी अदर ग्रेजुएशन कोर्स में, तो यहां पर पहली चीज तो यही है कि अगर वो पहली साल के बाद कोर्स को छोड़ देता है तो वहां पर उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। क्लियर? तो वहां पर एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको, और उसका जो कोर्स है वो ये मान लिया जाएगा कि हाँ भाई इसने बीएससी पार्ट 1 करी है। अब किसी भी जॉब में किसी भी इंटरव्यू में वो इसको कंसीडर कर सकता है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए ऑप्शन क्या है कि अगर मान लो वो 2 ईयर कोर्स कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना, 2 ईयर कोर्स कंप्लीट कर लेता है। जैसे मान लो ग्रेजुएशन में उसने एडमिशन लिया और बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 कंप्लीट करके उसने सोचा कि भाई अब मैं आगे इसको नहीं करना चाहता, मैं तो किसी और स्ट्रीम में जाऊंगा या मैं अपना ये एजुकेशन ही छोड़ रहा हूं। तो अब उसमें क्या होगा कि उसको वहां पर मिलेगा एडवांस सर्टिफिकेट। ठीक है? यहाँ पर तो फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस था, फर्स्ट में जहां उसको सर्टिफिकेट मिल रहा था ये कुछ एडवांस सर्टिफिकेट रहेगा, और यहाँ पर थर्ड में अपन देखें, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है 3 ईयर कोर्स का। अब इस 3 ईयर कोर्स में देखिए क्या है, अगर मान लो वो 3, जैसे अब तक आप देखते थे जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होती थी वो 3 ईयर की होती थी, तो अगर कोई स्टूडेंट 3 साल का पूरा ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको फिर दी जाएगी डिग्री। और अगर मान लो कोई स्टूडेंट यहाँ पर पूरा 4 ईयर का कोर्स कंप्लीट करता है, 4 ईयर कोर्स, ये एक यहाँ पर गवर्नमेंट ने नया इंट्रोड्यूस किया है, तो वहां पर उसको एक डिग्री मिलेगी और प्लस यहाँ पर वो एक रिसर्च स्कॉलर की तरह कंसीडर किया जाएगा। यानी उसको जो डिग्री मिलेगी वो थोड़ी एडवांस लेवल की होगी, डिग्री प्लस रिसर्च में उसको माना जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। आप अगर 1 ईयर का कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट, 2 ईयर का करते हैं एडवांस सर्टिफिकेट, 3 ईयर का करते हैं तो डिग्री आपको कंप्लीट मान ली जाएगी, और 4 ईयर में आपको डिग्री प्लस रिसर्च स्टूडेंट भी मान लिया जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 1 ईयर कोर्स, 2 ईयर कोर्स, 3 ईयर एंड 4 ईयर। अब यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन पर भी आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। फर्स्ट, जैसे कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट ने यहां पर 3 ईयर का डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जैसे उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और जो टोटल कोर्स अब क्योंकि 4 साल का है लेकिन वो 3 साल के बाद क्विट कर जाता है, तो वहां पर उसको पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 2 ईयर की करनी होगी।
क्लियर? यानी अगर मान लो कोई स्टूडेंट जैसे बीएससी है, 3 साल के बाद बीएससी को छोड़ देता है, तो अगर वो बाद में एमएससी करना चाहे तो वो कितने ईयर की होगी? 2 ईयर। ये तो बिल्कुल वही पहले की तरह से सेम ही है। यहां पर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर यहां पर वो 4 ईयर का डिग्री प्लस रिसर्च कोर्स कंप्लीट कर लेता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है वो 4 ईयर का है, जिसमें आपको डिग्री प्लस रिसर्च का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। क्लियर? तो यहां पर क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसे स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन में केवल 1 ईयर का कोर्स ही करना है। क्लियर? अब यहां तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो है यहां पर एक नया प्रोग्राम जिसको कि गवर्नमेंट ने नाम दिया है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसमें देखिए क्या है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कि इसमें आप जब 12th पास आउट करके अगर इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं आपको इसमें जो है क्या क्या एडवांटेज है। एक तो आपको 4 ईयर का जो है डिग्री प्लस रिसर्च ये आपकी कंप्लीट मानी जाएगी, और प्लस आपकी जो पीजी है वो भी इसमें कंप्लीट मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो हमने देखा ग्रेजुएशन पर ऑप्शन थे 4 और पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑप्शन है आपके पास 3। अब चलते हैं यहाँ पर पीएचडी एमफिल लेवल की क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम चलते हैं यहाँ पर रिसर्च लेवल पर। अब ये देखिए रिसर्च लेवल में क्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहली तो बात यह है जो इसमें ब्रेकिंग न्यूज है वो आपकी यह है कि एमफिल जो है वो कंप्लीटली क्लोज कर दी गई है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर जो पहले से एमफिल कंटिन्यू अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनका क्या होगा। तो उनमें जो पहले के रूल थे वही काम करेंगे। ये जो नया रूल है ये आपका काम करेगा 22 से 23 के बाद। क्लियर? ये बात है। तो अभी उनको पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं है। उनका जो भी पुराना क्राइटेरिया था अभी उसी हिसाब से ही कंसीडरेशन चलेगा। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि पहले क्या था कि एमफिल करने के बाद पीएचडी थी, लेकिन अब पीएचडी के लिए एमफिल की कंपल्सेशन नहीं है। आप पीजी के बाद भी इसमें जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर 4 ईयर का जो डिग्री प्लस रिसर्च ये कोर्स जो ग्रेजुएशन का करेगा वही आगे जो है वो पीएचडी के लिए जो है वो एलिजिबल माना जाएगा। क्लियर? तो यहां पर दो चीजें यहां पर 2 अपडेट मैंने, एक तो एमफिल क्लोज हो गई, दूसरा एमफिल करने के बाद पीएचडी करेंगे ऐसी कोई कंपल्सेशन अब है नहीं, आप डायरेक्ट भी पीएचडी कर सकते हैं। और तीसरी जो बात है वो है पीएचडी वही कर पाएगा जिसने ग्रेजुएशन में 4 ईयर डिग्री प्लस रिसर्च कंप्लीट किया हो। ठीक? अगर मान लो जैसे कोई स्टूडेंट है उसने 2 ईयर का ही ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये बात है। चलिए इसमें एक बात और देखते हैं। सबसे बड़ी जो खुशखबरी है स्टूडेंट्स के लिए वो है कि गवर्नमेंट जो है एक नई इस बार सिस्टम लाई है एनएसपी। इसका मतलब है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अब इसमें क्या होगा देखिए एनएसपी क्या है। एनएसपी में क्या होगा कि स्टूडेंट्स की जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको देखते हुए, उसकी इनकम जो जनरेट हो रही है गार्जियंस की उसको देखते हुए एनएसपी पोर्टल को एक लॉन्च करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको की स्कॉलरशिप की नीड है उनको उसके कोर्सेज के हिसाब से इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें क्या है कि अब पूरा पोर्टल रहेगा इसका। इसके लिए आपको स्कूल या कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सारी जानकारी उस पोर्टल पर रहेगी कि कितनी स्कॉलरशिप किस कोर्सेज के लिए है, कब मिलेगी, किसको मिलेगी। आपको बस एक पोर्टल खोलते ही ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये स्टूडेंट के लिए बिल्कुल एक लॉटरी सिस्टम है। अब जैसे एजुकेशन लोन है ये सब भी इसमें सभी की जो जानकारी है वो इसमें सबके पास आसानी से अवेलेबल हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के ऊपर एक आई बटन में प्लेलिस्ट का मार्क दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस एनईपी से जुड़े और भी जो डाउट्स हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो रही है कि एनईपी में ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो किस तरह से काम करेगा। तो देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसकी 3 स्टेजेस रखी हैं। एक तो इन्होंने रखा है भाई अप टू 5 क्लास,
अप टू 5 क्लास में क्या होगा, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है और जो अपनी नेशनल लैंग्वेज है यानी हिंदी, तो यहाँ पर मातृभाषा और जो वोकल लैंग्वेज है यानी क्षेत्रीय भाषा, इनमें आपको जो है एजुकेशन देना कंपलसरी रहेगा। इसमें आप अपनी ओर से कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कई लोग इस कंसीडरेशन में कि इंग्लिश का क्या होगा, तो इंग्लिश जो है एक आप कोई है वो सब्जेक्ट के हिसाब से उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अप टू 5 क्लास तक इसमें जो है ये है मातृभाषा और यहाँ पर वोकल यानी क्षेत्रीय भाषा। क्लियर। अब क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग स्टेट में कई हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा से ये भी मतलब है जैसे गोवा वगैरह जो भी स्टेट है, पौंडीचेरी है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी एक तरीके से वह रीजनल लैंग्वेज में यूज की जाती है, तो उसका भी वो लोग यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉ। यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि 5 क्लास तक तो उन्हें ये फॉर्मूला लेना ही है भाई। इसमें एक तो आपको नेशनल लैंग्वेज हो गई हिंदी और आपकी क्षेत्रीय भाषा यानी जो लोकल लैंग्वेज है जिसको वोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो ये हो गई। क्लियर। अब यहां पर देखिए क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको जो है 8th क्लास तक जो है इसका सजेशन दिया है कि 8th क्लास तक जो है आप इसको अपनाएं। लेकिन ये सिर्फ सजेशन है, गवर्नमेंट का कंपल्सेशन तो है अप टू 5 क्लास। क्लियर। और यहाँ पर जो सजेशन है वो 8th क्लास तक है। लेकिन अगर मान लो किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर 6th 7th 8th में कोई और लैंग्वेज भी यूज कर सकता है। जैसे कि मान लो वहां पर गवर्नमेंट ने अपनी ओर से यहाँ पर जो है वो संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, जो गवर्नमेंट का जो सजेशन है वो इन 4 लैंग्वेज पर है। लेकिन अगर स्टेट लॉ को अगर कोई चेंज करता है तो वो अपनी ओर से भी कुछ उसमें दे सकता है। क्लियर। अब यहां पर देखिए रही बात सेकेंडरी लेवल की, ये तो था आपका फाउंडेशन लेवल और ये आपका हो गया मिडिल लेवल। अब अगर अपन नेक्स्ट की बात करें सेकेंडरी लेवल जो कि 9th to 12th है, तो 9th to 12th में क्या है, 9th to 12th इसमें क्या है कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, फ्रेंच, रशियन या कोई भी लैंग्वेज। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट्स 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। आई होप मैंने आपके सभी कंफ्यूजन का इसमें आंसर दे दिया है। तो इसमें क्या है कि बोर्ड एग्जाम को लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में चेंजेस पहले भी कई बार हुए थे। जैसे आपने देखा कि सीबीएसई बोर्ड ने पहले परसेंटेज रूल अप्लाई किया था, उसके बाद ये ग्रेड सिस्टम को लेके आए, फिर ग्रेड सिस्टम से फिर दोबारा परसेंटेज पे आ गए, फिर ये सीजीपीए वाला सिस्टम लागू हो गया। तो अब जो न्यू इसमें अपडेट है वो ये है कि यहाँ पर बोर्ड सिस्टम को सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा। अब इसको कुछ मैं अनबॉक्स करता हूं, आप थोड़ा ध्यान रखना। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे पहली बात तो ये कि जो भी ये बोर्ड के जो रूल्स नए गवर्नमेंट ने लाए हैं ये 22 से 23 वाले सेशन में फुल्ली अप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट जो सेशन है 21 से 22 उसमें इसको ये एक प्रोजेक्ट के टाइप में कुछ जगह लागू करेंगे और अगर ये फुल्ली फिट रहता है तो 22 से 23 में इसको ओवरऑल कंट्री में अप्लाई किया जाएगा। अब ये देखिए रूल है क्या। पहली बात तो ये कि इसमें क्लास 3, क्लास 5 एंड क्लास 8, ठीक, इन 3 क्लास में जो है बोर्ड एग्जाम का सजेशन दिया गया है। कोई स्टेट अगर अपनी ओर से चाहे तो इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर सकता है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पर जो सजेशन है वो ये है कि 3, 5 एंड 8 यानी 3rd क्लास, 5th क्लास एंड 8th क्लास में उसकी बोर्ड एग्जाम कराई जाए। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में क्या है कि क्लास 5 और 8 में ऑब्वियसली अभी भी एग्जाम होता ही है, और भी कई स्टेट में है। 8th क्लास का तो कई जगह पर है, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस की है वो है क्लास 3 की। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट एक तरीके से 3 स्टेजेस में बच्चे को इवेल्युएट करेगी। ये आपका हो गया फाउंडेशन लेवल, ये आपका हो गया प्री लेवल, ये आपका हो गया मिडिल लेवल। क्लियर। तो यहाँ पर और दूसरा जो चेंज है वो है 10th का। 10th में जो एग्जाम है वो रखी गई है ऑप्शनल, यानी इसको स्टेट अपनी ओर से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी स्टेट को अप्लाई करना है, कंपलसरी बनाना है, कंपलसरी बना सकता है, और अगर मान लो किसी को और कोई छूट देनी है तो वो ऑप्शनल भी रख सकता है। ठीक, यानी सेंटर ने इसको ऑप्शनल रखा है।
इसको देने की कोई कंपल्सेशन नहीं है। और जो अगला चेंज है वो है आपका 12th का। 12th में जो एग्जाम है वो कंपलसरी रहेगी, है ना। इसको कोई भी स्टेट अपनी ओर से यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकता है। 12th में एग्जाम देना हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी रहेगा। और यहाँ पर एक चीज है जो 9th to 12th है आपका, 9th to 12th में जो एग्जाम है वो आपके होंगे सेमिस्टर वाइज। 9th to 12th में जो एग्जाम है वो सेमिस्टर वाइज भी रहेंगे। सेमिस्टर आप जानते ही हो 6 to 6 मंथ का होता है ना। तो ये कुछ अपडेट थी, इसको अगर अपन समराइज करें तो इसकी समरी क्या रही भाई, 3, 5 एंड 8 इन क्लासों में तो आपका हो गया बोर्ड एग्जाम। 10th में एग्जाम रहेगा ऑप्शनल और 12th में कंपलसरी आपको बोर्ड एग्जाम देना है। 9th to 12th में जो एग्जाम का कंडीशन है वो रहेगा सेमिस्टर टाइप। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप मैंने आपकी इस कंफ्यूजन का आंसर दे दिया है। तो एनईपी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो के आई बटन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बाकी जितने भी डाउट्स हैं उन सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। और भी जो सीबीएसई एग्जाम या उससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स हैं उन पर भी उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। मैं देखा कि इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये 34 ईयर्स के बाद आई है। तो मैंने आपको इसमें थंबनेल में एक नोटिस करवाया कि मैथ वालों की इस बार लॉटरी लगी है। अब ये मैथ वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। मैं भी मैथ का गवर्नमेंट लेक्चरर हूं, तो इसलिए मैथ के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको अवेयर करना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि जो अगर अपन ओवरऑल की बात करें तो पूरे इंडिया में लगभग 7 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें कि अप टू 12th तक की मान्यता है। क्लियर, इसमें सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, सारे जितने भी बोर्ड हैं वो सब आ जाते हैं। इसमें से 10% स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें कि केवल 10th हो, जिसमें कि जो इसमें से 10% स्कूल ऐसे हैं जिनमें कि 11th-12th के लेवल पर केवल साइंस चलती है। करीब 40% स्कूल ऐसे हैं जो साइंस और आर्ट दोनों को चलाते हैं। लेकिन अभी भी 50% स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें कि केवल ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट के कोर्सेज चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए है क्या, अब जैसे कि मान लो जो आपको मैंने रेशियो बताया कि 7 लाख का रेशियो है, 7 लाख का रेशियो है। अब गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया है कि यहाँ पर जो भी स्कूल्स हैं, अब जो 50% रिमेनिंग रह गए थे उनमें भी क्या है कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी करी है कि मैथ और साइंस का जो लेक्चरर है और जो सेकंड ग्रेड है वो उसमें रखना कंपलसरी होगा। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक स्कूल में मिनिमम जो है वो 2 टीचर्स, यानी एक तो मैथ का और फिर पीसीएम के हिसाब से बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हो गई वहां पर और बायो भी हो गई। तो यहाँ पर 4 जो लेक्चरर हैं वो 50% स्कूल में लगेंगे। तो ये मैथ और साइंस वालों के लिए बिल्कुल लॉटरी की तरह है। यानी आने वाले 2 साल के अंदर यहाँ पर लगभग 2 से 3 लाख जो है सर्विसेज यहाँ पर क्रिएट होने वाली हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी मान लो ग्रेजुएशन कर ली है और बीएड नहीं की है, या मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है और बीएड नहीं करी है, तो वो ओपन से, रेगुलर से, कैसे भी करके बीएड, बीएसटीसी, एसटीसी ऐसे कोर्सेज को कंप्लीट करें। क्योंकि गवर्नमेंट जब इस रेशियो को पूरा करेगी तो ये जो है काफी बम्पर में रिक्रूटमेंट निकलेंगी। तो स्टूडेंट्स जो भी मैथ के, साइंस के एस्पिरेंट्स हैं वो इस एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये गवर्नमेंट 2022-23 वाले सेशन में फुल्ली इसको अप्लाई कर देगी। इसमें जो वॉच टाइम रखा गया है वो नेक्स्ट ईयर यानी 21 से 22 का रखा गया है। इसमें इसका पूरा ड्राफ्ट हो जाएगा, जो स्टेट हैं उनकी भी कंफ्यूजन इसमें देखी जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो अपनी को क्या है कि अगर मान लो अपनी कोई डिग्री अनकंप्लीट है, बीएड की हुई चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई, वो अपने को 2022 तक कैसे भी कंप्लीट करनी है। चाहे आप ओपन से करें, रेगुलर से करें, एक साथ 2 कोर्सेज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी कोई स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर में, तो मान लो वो ओपन से एमएससी कर सकता है और रेगुलर से बीएड कर सकता है। तो आने वाले 2 साल के अंदर ही वो इस क्राइटेरिया को कवर कर लेगा कि वो लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो स्टूडेंट्स इस लॉटरी का हमको पूरा फायदा लेना है, क्योंकि अगर इसमें हम एक बार चूक गए तो फिर आप पीछे ही रह जाओगे। तो मेरा कहना बस यही है कि आप इसके पूरे ड्राफ्ट को थोड़ा सा सीरियसली लें
और इस पूरे सिस्टम का फायदा उठाएं। और आज हम बात करेंगे 10 एडवांटेज ऑफ NEP 2020 की, यानी गवर्नमेंट जो 34 साल बाद जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लाई है, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो अब इसमें जो आपके फायदे की 10 बातें क्या क्या हैं वो आप ध्यान से देखें। सबसे पहला पॉइंट है अपना फॉर टीचर्स, यानी टीचर्स के लिए इस पॉलिसी में क्या नया है और क्या चेंजेस हैं, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर टीचर्स के लिए एक यहाँ पर नई इंट्रोड्यूस करी है इन्होंने NPST। अब ये NPST क्या है? ये है आपका नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। अब इसको अपन अगर CNPST कहें तो भी कोई गलत नहीं होगा। CNPST का मतलब है कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। अब यह कॉमन का मतलब क्या है कि ये जो सेंट्रल लेवल की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी अप्लाई होगी, और जो लोकल बॉडीज हैं जैसे स्टेट की स्कूल्स होती हैं उनमें भी ये अप्लाई होगी। अब देखिए इसमें है क्या कि जैसे कि अभी अलग अलग इंस्टीट्यूट चलते हैं, जैसे NCT चल रहा है टीचर्स के लिए, कई जगह पे जो टेक्निकल टीचर्स हैं उनके लिए AICTE चल रहा है। तो ऐसे करके अलग अलग बॉडीज है, NCERT है वो भी सिलेबस का पैटर्न तैयार करती है। तो टीचर्स के लिए यहाँ पर बाकी सभी बॉडीज को हटा के ये CNPST लागू किया जाएगा, जो कि स्टेट और सेंटर दोनों के लिए काम करेगा। अब इसमें है क्या, देखिए कि जितने भी टीचर्स, जैसे कोई टीचर बनना चाह रहा है तो यहाँ पर उसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है, वो है आपका बैचलर प्लस रिसर्च की जो 4 ईयर डिग्री है। जो 4 ईयर डिग्री नई इंट्रोड्यूस की है जिसमें कि बैचलर और रिसर्च की डिग्री मिलती है, वो स्टूडेंट को करना यहाँ पर कंपलसरी है। इसमें क्या है कि एक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें कि 4 ईयर की बैचलर रिसर्च और 1 ईयर की BEd है। तो अगर वो भी स्टूडेंट कर लेता है तो वो भी इसमें कंसीडर होगा। तो 12th के बाद जैसे कि आपने देखा स्टूडेंट अगर टीचर बनना चाहता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो वो 5 ईयर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जा सकता है जिसमें कि वो ग्रेजुएशन, रिसर्च और BEd ये तीनों काम कर लेगा, और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि बैचलर का 3 ईयर का डिग्री कोर्स करे और फिर उसके बाद वो BEd करे, और अगर मान लो उसे लेक्चररशिप में जाना है तो वो बाद में MSc या और अब हायर एजुकेशन में जाना है तो PhD वगैरह भी कर सकता है, वो तो आगे की बात है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो स्टेट बॉडी जो एग्जाम कराती हैं उनकी जगह पूरा एक ही एग्जाम होगा, वो होगा CNPST का, ठीक। और यही पूरा रेगुलेशन का काम करेगा, और जो स्टेट बॉडीज हैं वो केवल इसकी अथॉरिटी के अंडर में काम करेंगी, केवल सजेशन देने का ही काम करेंगी। दूसरी टीचर्स के लिए न्यूज ये है, और स्पेशली फॉर जो मैथ और साइंस के टीचर्स हैं। अब जैसा कि अपन जानते हैं कि करीब 7 लाख स्कूल इंडिया में ऐसे हैं जो 10+2 तक रन कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 10% स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें कि केवल साइंस चलती है, और 40% स्कूल ऐसे हैं जो साइंस और आर्ट दोनों को 12th तक रन करते हैं, और उसके बाद 50% स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स वगैरह इस तरह के कोर्सेज चलते हैं। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है कि 12th तक जो है हर स्कूल में मैथ और साइंस कंपलसरी करी है। तो मैथ और साइंस कंपलसरी करने से क्या है कि जो मैथ और साइंस के टीचर्स हैं उनके लिए ये एक गोल्डन एडवांटेज है कि वो अपनी जो डिग्रीज हैं BEd, MSc ये सब कंप्लीट करके 22 से 23 के सेशन में जो है इसमें एंट्री करने की कोशिश करें। क्लियर? तो यहाँ पर टीचर्स के लिए 2 नई चीजें हैं, एक तो CNPST और एक आपका जो 11-12 तक साइंस मैथ को रखने का रेशियो है। ये दोनों टीचर्स के लिए गुड न्यूज है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स अपना, जैसा कि आप देख रहे हैं एजुकेशन विद मोर क्वालिटी एंड ऑप्शन। देखिए इसमें क्या है कि इस बार NEP में गवर्नमेंट ने जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड की, जैसे ऑक्सफोर्ड है, MIT है, हार्वर्ड है और भी कई हैं, तो इन सबको अपने कैंपस इंडिया में
खोलने के लिए अलाउ कर दिया है। तो आने वाले टाइम में आपको जब इनके कैंपस इंडिया में खुलेंगे तो यहाँ की जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम है, तो इनको भी अपना स्टैंडर्ड और ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे ले जाना पड़ेगा। तो वहां पे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी रैंकिंग को ऊपर ले जाने के लिए एक यहाँ पर आपस में कंपटीशन होगा। और आप जानते हो जब कंपटीशन होगा तो वहां पर अपने आप ही जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इंक्रीज होगी। क्लियर? तो यहाँ पर एक नई चीज क्या है कि जैसे अभी क्वालिटी एजुकेशन को रेगुलेटर करने के लिए कई बॉडीज काम करती हैं, जैसे AICTE या UGC, तो इस तरह से तो इन सबको जो है अंडर में लाया जाएगा। यहाँ पर एक नया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है HECI। अब ये HECI क्या है? ये है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या करेगा? HECI ये मेनली 4 काम करेगा। एक तो जो है रिकॉग्नाइजेशन का, यानी यूनिवर्सिटीज को मान्यता देने का काम करेगा। दूसरा फंडिंग का काम करेगा कि यूनिवर्सिटीज किन फंडेड से चलेंगी, किससे नहीं चलेंगी, कहीं कोई कमी है तो उसको भी पूरा किया जाएगा। और तीसरा इसमें है जो है रैंकिंग का और ग्रेड का। तो रैंकिंग और ग्रेडेशन का काम है, उसमें क्या होता है जैसे कि हर यूनिवर्सिटी को उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर जो है, जो स्टूडेंट की प्लेसमेंट है उसके बेस पर रैंक किया जाएगा। स्टूडेंट उस रैंकिंग को देखकर एडमिशन भी लेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो हर यूनिवर्सिटी अपनी रैंक ऊपर लाने के लिए कोशिश करेगी, उससे अपने आप ही जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो ऑब्वियस इंक्रीज होनी है। क्लियर? तो यहाँ पर जो HECI का कंसेप्ट है वो है 4 कामों पर। पहला मान्यता देने पर, दूसरा फंडिंग, तीसरा आपका रैंकिंग एंड ग्रेडेशन, और फोर्थ है आपका एग्जाम कंडक्शन। यानी जो एग्जाम है यूनिवर्सिटीज के, वो सारे जो भी उसमें रेगुलेटरी होती है उस सबको कंडक्ट करने का काम HECI का होगा। और ये फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। तो यहाँ पर स्टेट का रोल जो है वो बहुत ही कम रह जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर स्टूडेंट नंबर 3 पर है ऑप्शनल एंट्री एग्जिट पॉलिसी। ऑप्शनल एंट्री एग्जिट पॉलिसी क्या है? इसको जो है गवर्नमेंट ने 2 लेवल पर यहां लागू किया है। पहला है आपका आफ्टर 10th। अब ये आफ्टर 10th लेवल पे कैसे काम करेगी देखिए। जैसे कि मान लो 10th के बाद अब तक क्या होता था कि हर स्टूडेंट को 4 जो मशीनरी है उनमें फिट करने की कोशिश होती थी, जैसे ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट, कॉमर्स, AG एंड साइंस, जिसमें आपका PCM और बायोलॉजी आ जाता है। तो यहां पर क्या है कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, अब वो फिजिक्स और मैथ तो उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन मान लो वो जो है वो केमिस्ट्री पढ़ना नहीं चाह रहा, तो वहां पर अब क्या होगा कि पहले उसको केमिस्ट्री भी जबरदस्ती में पढ़नी पड़ती थी। क्लियर? जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरा मैथ फिजिक्स अच्छा था, लेकिन मैं जो है हिस्ट्री में बहुत बढ़िया था 10th तक, और आगे भी मेरा हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन क्योंकि मुझे PCM लेनी थी तो हिस्ट्री छोड़नी पड़ी। तो इसमें क्या है कि अब ऐसा नहीं है, ये काफी टाइम बाद जो है ये बदलाव आया है और ये बहुत ही अच्छा मूव है। अगर ये 90s में होता तो मैं भी 100% इसी में जाता। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको 5 सब्जेक्ट का जैसे मान लो एक पैकेज बनाना है 12th के लिए, 11th के लिए, तो इसमें क्या है कि आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर पाएंगे। इसमें कोई ये नहीं रहेगा कि भाई आपको PCM ही पढ़ना है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इस तरह के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर फुल्ली ऑप्शनल है। एक दूसरा अच्छा मूव क्या है, जैसे मान लो 11th है, अब 11th में मान लो किसी स्टूडेंट ने सपोज करो कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री ले ली, क्लियर, या मान लो उसने PCM भी ले लिया, तो वो क्या है कि मान लो अगर 11th क्लास से 12th क्लास में आता है और वहां पर उसको कोई सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन रहता है तो वो भी उसके लिए मौजूद है। यानी पूरा एंट्री एग्जिट पॉलिसी फुल्ली रूप से है। तो अगर वो 11th के बाद भी 12th में सब्जेक्ट चेंज करना चाहे तो उसको पूरी तरह से छूट मिलेगी। दूसरी ये पॉलिसी काम करेगी, इसका दूसरा लेवल है ग्रेजुएशन लेवल। अब इसमें क्या है, ग्रेजुएशन लेवल को भी फुल्ली ऑब्जेक्टिव रखा गया है। जैसे मान लो कि किसी ने PSC पार्ट 1 में एडमिशन ले लिया, अब उसे मान लो आगे PCM में इंटरेस्ट नहीं है या वो किसी भी कारण से उसमें ग्रो नहीं कर पा रहा है,
तो अब तक क्या होता था कि जैसे मान लो अगर मैं हूं, मैंने बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन ले लिया, अब मेरा बीएससी में इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर मान लो मुझे फिर बीए करनी है, बीकॉम करनी है, तो फिर मैं क्या था कि पहले बिल्कुल जीरो से ही शुरू करूंगा, जैसे बीए पार्ट 1 से ही फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस सिस्टम में क्या है, जैसे आपने बीएससी पार्ट 1 कर ली, आपको फिर बीएससी से क्विट करना है, तो वहां पर क्या है कि आप बीए पार्ट 2 में एडमिशन ले सकते हो, यानी बीए पार्ट 1 आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आगे की डिग्री जो है वो आप इससे कंसीडर कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ग्रेट मूव है, क्योंकि मान लो पहले क्या होता था कि स्टूडेंट मान लो एक बार किसी स्ट्रीम में फंस गया, अब उसे आगे नई इंटरेस्ट है, फिर भी वो सोचता है क्योंकि मैंने 1 साल या 2 साल इस पे खराब कर दिए हैं, तो फिर मुझे अब ये डिग्री कंप्लीट करनी है, तो फिर उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता जो विदाउट इंटरेस्ट से की जाए, क्योंकि उसमें जाके वो आगे कंपटीशन में भी नहीं पास आउट हो पाएगा और वो डिग्री उसकी एक टाइम पास बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो स्ट्रीम को चेंज करेगा तो पूरा अपना इंटरेस्ट से चेंज करेगा, तो वो कंपटीशन में भी अच्छा कर पाएगा और उस डिग्री में भी अच्छा कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मूव है। तो और इसमें भी क्या है कि 4 कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे 1 ईयर का प्रोग्राम है ग्रेजुएशन का, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 अगर आप कंप्लीट करते हैं तो बैचलर डिग्री मिलेगी, 4th ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो बैचलर प्लस रिसर्च मिलेगी, जो कि आगे चल के आपको पीएचडी करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि अब इस पॉलिसी में पीएचडी वही कर पाएगा जिसने 4 ईयर का जो प्रोग्राम है बैचलर प्लस रिसर्च का वो पहले कंप्लीट किया है। अब बैचलर प्लस रिसर्च करने में क्या है कि 2 फायदे हैं, अगर इसके बाद आप पीजी करते हो, एमएससी करते हो, तो वो भी आपको 1 साल की करनी पड़ेगी, पहले ये 2 साल की थी, और प्लस इसमें आपको पीएचडी का भी फायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें अब हर स्टूडेंट को 4 ईयर का ऑप्शन ही इसमें सेलेक्ट करना चाहिए, है ना। पहले के जो 3 ईयर के प्रोग्राम थे वो अब ज्यादा काम के नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 4th एडवांटेज है स्टूडेंट इसमें, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल बेस्ड सिलेबस। देखिए अब तक क्या था, जो सिलेबस था वो कुछ इस तरह का था जिसमें कि आपको रट्टा मारना पड़ता था, यानी अपने को भले ही उस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपन सोचते थे बस इसको रट लो, एग्जाम में लिख के आ जाओ, परसेंटेज बन जाएगी। स्टूडेंट्स और गार्जियंस भी क्या सोचते हैं कि अभी इसने मेमोरी तो अभी तो कर ली, इसने याद तो कर लिया, लेकिन इसको एग्जाम में भी वो लिख के आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। जैसे मान लो आपने पूरी एप्लीकेशन लिखी और लास्ट में आप योर ओबीडियंटली लिखना भूल गए मेमोरी की वजह से, तो उसमें मार्क्स आपके कट जाते हैं। इसमें क्या मोस्टली एग्जाम की डिजाइनिंग कुछ इस तरह की जाएगी जिसमें कि स्टूडेंट जैसे कि एक प्रैक्टिस बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, इसमें आईक्यू लेवल पूरा देखा जा सके, इसमें रटने की कैपेसिटी पर जोर नहीं होगा, बल्कि उसके जो आईक्यू लेवल है वो उसका बढ़िया हो, उसकी जो रीजनिंग पावर है वो बढ़े। जो जैसे कि इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि क्लास 3 to 6 के लिए अब जो है एक यहाँ पर नर्सरी, प्री नर्सरी इस तरह के कोर्सेज का है। तो पहले इसमें क्या था, केवल प्ले मेथड और इन पे जोर दिया जाता था, लेकिन अब जो स्टार्टिंग की क्लास है अप टू 5, उसमें जो मेन जो फोकस रखा गया है वो रखा गया मैथ और रीजनिंग पर, यानी बच्चे की जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो इंक्रीज हो, उसकी रीजनिंग पावर बढ़े, जिससे कि उसमें तर्क शक्ति का डेवलपमेंट हो, है ना। तो ये एक बहुत ही ग्रेट मूव है, यानी अब जो है केवल एक लैंग्वेज बेस्ड और मेमोरी बेस्ड जो प्रोग्राम था उसको हटा के पूरा एक लॉजिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड डेवलप करने की यहां पर कोशिश है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नंबर 5 पॉइंट है स्टूडेंट इसमें मोर इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। देखिए अब तक क्या था कि जो भी गवर्नमेंट थी उसमें जीडीपी का जो टारगेट था वो 3 to 3.5% रहता था, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट 22 से 23 के बजट में यहाँ पर 6% से स्टार्टिंग करेगी, आगे चल के ये और भी इंक्रीज हो सकता है आउटपुट्स को देखते हुए। तो ये अभी एक अच्छा मूव है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कई रूरल एरियाज में मैंने देखा है कि रूम्स नहीं है, फैकल्टीज नहीं है वहां पर, अब बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो जीडीपी का अब 3 से बढ़ा के 6% किया है,
तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा बजट इसमें एजुकेशन में आने वाला है। और आप जानते हो एजुकेशन एक ब्राइट इंडिया का फ्यूचर है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें अगर बजट ज्यादा रहेगा तो अपने आप बाकी चीजें इससे रिलेट होके अपने आप ही ग्रो करेंगी, क्योंकि बाकी चीजों का कोरिलेशन सीधे सीधे एजुकेशन से। जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में देखते हो, फॉरेन कंट्रीज में क्या है, आज जो टेक्नोलॉजी है उसके बलबूते वो इतना जो है डेवलपमेंट पे पहुंचे हैं। और टेक्नोलॉजी आई कहां से? एजुकेशन से। ठीक, और एजुकेशन के लिए जरूरत है आज इन्वेस्टमेंट की। तो गवर्नमेंट ने इसको लेट ही सही लेकिन एक सही मूव लिया है। तो यहाँ पर एक मोर इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो लाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नंबर 6 पॉइंट है स्टूडेंट्स लैंग्वेज का। अब देखिए इसमें क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। अप टू 5 क्लास तक हर स्टूडेंट को मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, इनमें एजुकेशन दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कई जो इसके आलोचक हैं शिक्षा नीति के, उनका ये भी कहना है कि भाई यहाँ पर जो है जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है वो केरल में रहता है, अब उसने वहां पर मान लो 4th क्लास तक केरला में स्टडी करी है। अब अगर मान लो उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाता है मान लो महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र में क्या है कि रीजनल लैंग्वेज जो है मराठी है, तो वहां 5th क्लास में वो फिर मराठी को कैसे पढ़ पाएगा, है ना। तो ये अभी इसमें कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं, उनको मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसमें भी थोड़ा ध्यान देगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि ये कहीं भी इसमें नहीं लिखा गया है कि ये आपको बिल्कुल कंपलसरी है। इस लैंग्वेज वाले पोर्शन में क्या है कि जो अभी मैंने पॉइंट बताया उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक अपना सजेशन दिया है और इसको 8th क्लास तक ले जाने का भी सजेशन है। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, मातृभाषा और जो लोकल लैंग्वेज है वहां की, और जो इसकी रीजनल लैंग्वेज है जो पूरे स्टेट में काम करती है, वो इनको जो है वो आप चाहे तो 8th क्लास तक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6th, 7th, 8th में कोई जरूरी नहीं है। और अब रही बात इंग्लिश के कंसेंट की, कई लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें इंग्लिश का क्या होगा। इंग्लिश तो आज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जो हेल्प है वो किसमें आती है, वो इंग्लिश में ही आती है। जैसे आपको जितनी भी आप देख लो जो फॉरेन राइटर्स की आपको बुक मिलेंगी, किसी भी सब्जेक्ट पे आपको एडवांस रिसर्च की कोई बुक पढ़नी है वो इंग्लिश में होती है। जैसे कि आप देखते हो कि चाइना या जो और कंट्रीज हैं चाइना के आसपास के, वो अभी इंडिया से फॉरेन में जाके compete क्यों नहीं कर पाते, उसका रीजन एक इंग्लिश ही है। क्योंकि आप जानते हो इन कंट्रीज में जो है इंग्लिश इंडिया से थोड़ा सा कम ही बोली जाती है। जैसे कि चाइना में मोस्टली उनकी चाइनीज लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है, तो वहां पर इंडिया का स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी करके वो फॉरेन में जाता है, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कंट्रीज में जाता है, तो वो वहां पर एक लैंग्वेज की उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि आप जानते हो यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बहुत ही ज्यादा नंबर्स में और बहुत तेजी से ग्रो हुए हैं, तो इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप इंग्लिश को किसी भी स्टेज पे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास 9 से आप और भी किसी विदेशी भाषा का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, जो भी आपको जैसा भी आपको अपना ऑब्जेक्ट लगता है आगे के हिसाब से उसमें। क्लियर? यानी फॉरेन लैंग्वेज जो है 8th क्लास से पहले इंट्रोड्यूस नहीं की जाएगी बच्चों के सामने, उसको 9th से ही फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। क्लियर? तो चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। तो नंबर 7 पर पॉइंट है हमारा एंटी डेविएशन पॉलिसी। अब ये देखिए एंटी डेविएशन का क्या मतलब है। एंटी डेविएशन का मतलब है कि इसको कई लोग एंटी डेमोक्रेटिक भी कह रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों में एक सीपीआईएम का कंसेंट आया था कि भाई इसमें स्टेट को तो कोई रोल ही नहीं दिया गया है, सारा जो है स्टेट के ऊपर एक पॉलिसी को थोपने की कोशिश करी गई है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पहले क्या था, देखिए सेंटर कोई पॉलिसी बनाता था, स्टेट उसको अपने अपने पॉलिटिकल फायदे के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ लेते थे। तो सेंट्रल जो पॉलिसी बनाएगा उसमें कुछ में तो कुछ पॉइंट में तो एक सजेशन लिया जाएगा, लेकिन जो है जो 90% जो इसमें केसेस हैं उसमें सेंटर की जो पॉलिसीज हैं वही काम करेंगी। क्योंकि हर में जैसे आपने को मैंने बताया कि हर इवेंट के लिए एक अलग रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो कि स्टेट की बॉडी जितनी भी है उसको रिपोर्ट करेंगी।
तो यहाँ पर एक अच्छा मूव है, क्योंकि जैसे आपने देखा, जैसे मान लो कोई टीचर है, वो राजस्थान में मान लो उसने तैयारी करी किसी जैसे मैथ लेक्चरर की, अब मान लो जॉब निकलती, जैसे महाराष्ट्र में लेक्चरर की जॉब निकली, तो आप देखते हो वहां सिलेबस पूरा चेंज होता है, पैटर्न एग्जाम का पूरा चेंज होता है, तो एक स्टूडेंट जो है उसमें अपने आप को फिट नहीं कर पाता और उसके चांसेस जो है थोड़े से कम हो जाते हैं। तो जैसे मान लो कोई 3 साल बाद जैसे कोई रिक्रूटमेंट आई, तो वो उसी पे डिपेंड रहेगा कि भाई मेरे स्टेट में जब रिक्रूटमेंट आएगी तब मैं उसको क्लियर करूंगा। लेकिन अब क्योंकि जब सब में मान लो इक्वलिटी रहेगी, तो इक्वलिटी रहने से क्या है कि स्टूडेंट को वेट नहीं करना है। जैसे मान लो मैंने एमएससी बीएड कर ली, मैं अब लेक्चररशिप के लिए क्वालिफाई हूं, तो मुझे क्या है कि मैं कोई यही नहीं कि अपने स्टेट पर ही जो है वहां पर रिलाई करूंगा कि जब कोई रिक्रूटमेंट आएगी तब मैं भरूंगा, प्रिपरेशन करूंगा, कब ज्वाइनिंग होगी, है ना। और आपको पता है टीचर्स की ज्वाइनिंग में 4-4, 5-5 साल भी लग जाते हैं। तो अब क्या है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको वेट एंड वॉच की जरूरत नहीं है। अगर उस पर कमांड है सब्जेक्ट पे, तो वो किसी भी स्टेट में जाके अप्लाई करेगा और वहां अपनी जॉब आराम से ले सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट को रोकने की कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए क्या है कि जैसे कि पीपीपी मॉडल एक लाया गया है, तो पीपीपी मॉडल में क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी वो अच्छे स्टैंडर्ड की हैं, उनको भी पूरी स्वायत्तता यहाँ दी जाएगी, वो अपने कोर्सेज चला सकती हैं, वो अपनी डिग्री प्रोवाइड कर सकती हैं, तो इससे भी काफी जॉब्स बढ़ेंगे। और मैंने इसी वीडियो में पहले बताया आपको कि 100 यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की हैं उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया कैंपस खोलने का। भाई अब तक देखिए क्या होता था कि पहले भी, जैसे अभी भी आज की तारीख में भी अगर हम बात करें, तो 165 यूनिवर्सिटी जो हैं वो वर्ल्ड की ऐसी हैं जो इंडिया में अपने प्रोग्राम दूसरी यूनिवर्सिटीज के थ्रू रन करवाती हैं, है ना, और वो उनके कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। लेकिन अब क्या है कि उनको, लेकिन पहले क्या है कि कैंपस खोलने की परमिशन नहीं थी। पहले 2010 में कांग्रेस ने एक एफडीआई का इसमें रूल लाया था, लेकिन उसका अपोजिशन ने जो है यहाँ पर विरोध किया था, इस वजह से वो अप्लाई नहीं हो पाई थी। लेकिन ये पॉलिसी अब बीजेपी लेकर आई है और मेरे हिसाब से यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब है जो 100 यूनिवर्सिटीज वो आएंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बढ़ेंगी, और जो अभी स्ट्रक्चर है वो तो रहने वाला है ही है क्योंकि पॉपुलेशन है। तो कहने का मतलब जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। तो टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छी ये पॉलिसी है, यानी आने वाले टाइम में जो एजुकेशन फील्ड है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट की यहाँ पर बार बार जो एक यहाँ पर अपनी पॉलिसीज को वो चेंज कर लेते, वो अब यहाँ पर ज्यादा अनावश्यक होने वाला नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा 3 लेयर इवेल्युएशन। अब ये 3 लेयर इवेल्युएशन क्या है? देखिए पहले अब तक क्या था कि स्टूडेंट की जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स थे, जो उसके सेशनल मार्क्स थे, वो क्या है कि केवल टीचर ही डिसाइड करता था कि बच्चे ने पूरे ईयर कैसा परफॉर्मेंस किया है, और उसके हिसाब से उसकी मार्किंग ग्रेडेशन जो भी है वो की जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि 3 लेयर में इवेल्युएशन होगी, जो सेल्फ असेसमेंट और क्लासमेट असेसमेंट और टीचर असेसमेंट, इनमें जो है यहाँ पर क्लासिफाइड इसको किया गया है। जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स हैं, तो 10 मार्क्स जो है वो टीचर के ऊपर बेस्ड रहेंगे, 10 मार्क्स बच्चा जो है खुद अपने आप को असेसमेंट में देगा, जैसे कि उसने कैसा परफॉर्म किया है उसको टारगेट बेस्ड बनाया जाएगा, और 10 मार्क्स मान लो वो है वो उसके क्लासमेट के ऊपर डिपेंड होंगे कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उस बच्चे के बारे में कैसा सोचते हैं। ये मैंने जो बताया आपको, ये जो सिस्टम है वो इंटरनल असेसमेंट का है, न कि बोर्ड एग्जाम का। बोर्ड एग्जाम में तो जो तीनों ही इससे बाहर हैं, जो स्कूल टीचर भी है वो भी कुछ नहीं कर सकता है, बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता, क्लासमेट भी कुछ नहीं कर सकते। उसमें तो जो आपने एग्जाम दिया उसकी कॉपी बाहर चेक होने वाली, वो एक अलग मैटर है। मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ इंटरनल असेसमेंट की। अब यहाँ देखिए जो सेल्फ असेसमेंट का है वो एक अच्छा मूव है, क्योंकि वैसे भी स्टूडेंट जब अपनी एजुकेशन को खत्म करके जब फील्ड में जाएगा तो वहां उसको सेल्फ डिसीजन ही लेने हैं, हर दिन उसको सेल्फ एवेल्युएशन ही करना है कि मैंने आज कैसा किया, मैं कल क्या करूंगा। तो उसको सेल्फ एवेल्युएशन की जो पावर है वो पहले से डेवलप करने की जरूरत है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अच्छा मूव है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
अब ये वोकेशनल एजुकेशन का देखिए पॉइंट क्या है। जैसे कि अब तक क्या होता था कि जैसे आपने देखा इंडिया में जो जैसे मान लो मेडिकल है, आईआईटी है, इंजीनियरिंग है, या मान लो कोई हायर जॉब्स है, सिविल हैं, इनको एक रेपुटेटेड और स्किल्ड बेस माना जाता है। जबकि जो कारपेंट्री है, म्यूजिक, पेंट्री या वेल्डिंग, एक फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इस तरह की जॉब्स को थोड़ा निचले स्तर का माना जाता है ना। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि बच्चे में जो वोकेशनल एजुकेशन है वो इतनी स्तर तक डेवलप नहीं हो पाती कि इनका वो मास्टर बन सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि क्लास 6 से ही हर 6 मंथ में एक 10 डेज का नो बैग पीरियड आएगा, जिसमें कि स्टूडेंट को उसके कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें कि वो वेल्डिंग, फिटर, इलेक्ट्रीशियन अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पर वो इन चीजों को सीख सकता है। और एक बार जब उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आगे चल के वहां पर क्या है कि 11th क्लास में क्या है कि इसको वो एक पूरा सब्जेक्ट के रूप में भी सिलेक्ट कर सकता है। वैसे तो ये 9th-10th में भी है, लेकिन 9th-10th में क्या है वो एडिशनल में ले सकता है इनको, लेकिन 11th-12th में एक पूरे सब्जेक्ट के रूप में उसको ले सकता है और आगे फिर उसी अपनी हिसाब से टारगेट बना सकता है। तो ये एक अच्छा मूव है। इससे क्या है कि जो इस तरह की जॉब्स है उनको भी एक रेपुटेशन में आने में हेल्प मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फॉर्मूला यहां काम करेगा एफपीएमएस सिस्टम पर। अब ये एफपीएमएस सिस्टम क्या है? एफपीएमएस का मतलब है यहां पर, एफ का मतलब यहां पर है फाउंडेशन, पी का मतलब है यहां पर प्रीपैरेटरी, और एम का मतलब है यहां पर मिडिल, और एस का मतलब यहां पर सेकेंडरी। ठीक, तो जो फॉर्मूला है वो एफपीएमएस सिस्टम पे काम करेगा। अब स्टूडेंट क्या है, देखिए इसमें जो है जैसे फाउंडेशन है, इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक तो प्री फाउंडेशन और एक पोस्ट फाउंडेशन। प्री और पोस्ट क्या है यहां पर? देखिए प्री फाउंडेशन जो है वो क्लास जो आपका एज ग्रुप है वो 3 to 6 के लिए काम करेगा। इसमें प्री एनसी, एनसी इस तरह की क्लासेज जाएंगी, लेकिन यह एजुकेशन स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज है। अब तक क्या था, उसको ज्यादातर जो है इस क्लासों में होता क्या था कि जैसे कोई बच्चे को पोएम याद करा दी, कोई प्ले हो गया, इस तरह पे जोर था। लेकिन अब स्टूडेंट इसमें क्या है कि इनके साथ साथ बच्चे की जो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिक पावर है, उसको बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, जिससे कि जब वो क्लास फर्स्ट में पहुंचे तो उसको जो है डिजिट, न्यूमेरिक, इन सब की चीजों की पूरी नॉलेज हो सके। तो यहाँ पर पूरा मैथमेटिकल और साइंटिफिक जो अप्रोच है उसको डेवलप करने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पर प्रीपैरेटरी में क्या है, इसमें क्लास आपकी जो रहेगी वो रहेगी 3 to 5, और यहाँ पर मिडिल के लिए यहाँ पर क्लास रहेगी आपकी 6, 7th एंड 8th, और आपकी सेकेंडरी की बात करें तो इसमें 9 to 12th क्लास रहेगी। ठीक है ना। तो यहां पर बात है, तो मैंने क्या क्या आपको बताया। एफपीएमएस फॉर्मूला काम करेगा। एफ का काम किसके लिए है? एफ आपका जो यहां पर है वो है क्लास एनसी से लेकर 2 तक। जो पी यानी प्रीपैरेटरी है वो आपका क्लास 3 to 5 यानी क्लास 3rd, 4th एंड 5th। मिडिल है वो आपका 6, 7th, 8th, और जो सेकेंडरी है वो आपका 9, 10th, 11th, 12th। क्लियर। तो इसमें कई वर्ड हैं ऐसे जो कि कंफ्यूज करने वाले हैं, जैसे कि एनएसपी है। एनएसपी इन चारों क्लासों में काम करेगा। जो ये चारों मैंने आपको कैटेगरी बताई, 5, 3, 3, 3, 4 एंड आल्सो हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन एंड पीजी लेवल। तो ये एनएसपी क्या है? एनएसपी क्या है? एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें कि क्लास 1 से लेके पीएचडी तक का स्टूडेंट को रजिस्टर करना होगा। उसमें उसका एज ग्रुप या जो भी उसकी हॉबीज हैं, जो भी कोर्सेज करना चाह रहा है वो, या वो कर रहा है कोर्सेज, उसके पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, वो सब डेटा उसमें सेफ रहेगा। उसमें कोई फोर्जरी की गुंजाइश इसमें नहीं रहेगी, है ना। आप उसमें बाद में कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, केवल इनकम के अलावा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक तो इससे क्या होगा कि ये पूरा आधार बेस्ड होगा। तो यहाँ पर कोई भी ये नहीं है कि स्कॉलरशिप कोई 2 स्टूडेंट को मिल सकती है, ऐसा बिल्कुल भी चांस खत्म हो जाएगा।
दूसरा कि स्टूडेंट को अलग अलग यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग पोर्टल बने हुए हैं इस समय। स्टेट के लिए कोई अलग है, स्टेट में भी जो है 10 तरीके के स्कॉलरशिप होते हैं। यहाँ पर क्या है कि पूरा जो है एक उसके अंडर लाया जा रहा है इसको। आप अगर एनएसपी के पोर्टल पर जाएंगे तो आपको एक ही उसमें लिंक में पूरी जानकारी मिलेगी कि आप किस क्लास में हैं, उस क्लास के लिए कौन सी स्कॉलरशिप इस समय चल रही है, आप उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। एजुकेशन लोन का जो क्राइटेरिया है वो भी इसमें लिंक कराया जाएगा। तो मेरे हिसाब से एनएसपी एक अच्छा मूव है। एक मैंने आपको इस वीडियो में टेक्निकल पॉइंट बताया था, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या है कि बाकी बॉडीज जो है हायर एजुकेशन की वो सब इसी के अंडर में काम करेंगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया FPMS फॉर्मूला, ये भी एक नया फॉर्मूला है। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें कई ऐसे ग्रेट मूव हैं जो आगे फ्यूचर में एजुकेशन को ग्रो करने के लिए काफी हेल्प करने वाले हैं। तो इसके जो जो फायदे थे वो मैंने सब आपको एक शॉर्ट टाइम में बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।